महाराष्ट्र के पालघर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। वहां एक फैक्ट्री में धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके के साथ ही फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद फैक्ट्री से ऊंची लपटें उठती दिखी। उससे निकलता धुआं आसमान में छा गया। धमाके की खबर मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पहुंच गईं और राहत बचाव के काम में जुट गई। फैक्ट्री में ये धमाका हुआ है। किस वजह से ये धमाका हुआ अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इसकी जो आवाज है वो 15 किलोमीटर दूर से ही इस धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाके के साथ ही फैक्ट्री में आग लगी, जिसके बाद फैक्ट्री से ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। उससे निकलता धुआं आसमान में छाता हुआ, जैसे आप तस्वीरों में भी दिख रहे हैं, वो दिखता नजर आया था। विवेक गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, कैसे हुआ ये धमाका? अर्पिता, देखिए आपको अपडेट देना चाहेंगे। ये जो घटना घटी है वो पालघर डिस्ट्रिक्ट में धानु के पास घटी है। और जो बताया जा रहा है कि जहाँ पे ये फैक्ट्री में आग लगी है वो एक पटाखे की बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पर ये आग लगी है। और पटाखे की फैक्ट्री होने की वजह से वहाँ पर लगातार बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं और धमाकों की जो आवाज है वो कम से कम 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में सबको सुनाई दे रही है। आग काफी ज्यादा बड़ी है, इसलिए जो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, प्रशासन है, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, तमाम गाड़ियां मौके के लिए रवाना कर दी गई हैं। लेकिन लगातार हो रहे धमाके की वजह से और आग की जो लपटें हैं वो काफी ज्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो राहत कार्य है वो पहुंच नहीं पा रहा है। और फायर ब्रिगेड और जो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही ये धमाके कम हो या फिर आग की लपटें कम हो, उसके बाद वो अंदर जाकर आग बुझाने की कोशिश कर सकें। हालांकि इस आग में और जो ये धमाके हो रहे हैं उसमें कितने लोग फंसे हैं या फिर कितने लोग की जान माल की हानि हुई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं है, क्योंकि अधिकारी लोग अभी तक मौके पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। और कोशिश की जा रही है कि जो तमाम आसपास के जो फायर ब्रिगेड है उनको भी कॉन्टेक्ट किया गया है कि वो मौके पर पहुंचे। और आसपास के जो सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल है उनके भी एम्बुलेंस को बोला गया है कि मौके पे पहुंचे, ताकि कोशिश की जा सके जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें सुरक्षित बाहर बताइए, क्योंकि अभी तक आप बता रहे हैं टीम नहीं पहुंची आग बुझाने के लिए। ये इलाका कैसा है, क्योंकि खतरा आग के फैलने का है? देखिए अर्पिता, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो इलाका है वो इंडस्ट्रियल इलाका है और इंडस्ट्रियल इलाके में आसपास की जो आसपास जो फैक्ट्री है वो वहाँ पर मौजूद है। और जो कर्मचारी जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनके घर भी आसपास के इलाकों में ही है। यही वजह है कि माना जा रहा है कि जब ये धमाके हो रहे हैं, जो जोर जोर के धमाके हो रहे हैं और जो आग की लपटें भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो हो सकता है कि आसपास की जो दूसरी फैक्ट्रियां हैं या फिर जो दूसरे रहने वाले इलाके हैं वहां पर भी नुकसान पहुंचा होगा। लेकिन आपको फिर से बताना चाहेंगे कि जो फायर डिपार्टमेंट है और जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है मौके पे पहुंचे, लेकिन आग इतनी बड़ी है और धमाका लगातार हो रहा है, जिसकी वजह से राहत कार्य और प्रशासन और फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस मौके पर पहुंच नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज ये जगह पर पहुंचा जा सके और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं या फिर जो लोग घायल हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। शुक्रिया विवेक। करवाने वाली वेबसाइट पर अपना फर्जी प्रोफाइल डालकर लोगों को चूना लगाते थे। 16 लोगों की टीम ने लगभग 5 राज्यों का पिछले 10 दिनों में जगह जगह रेड किया है और उसके बाद से ये सफलता मिली है। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में पुर्तगाल ने जीत से शुरुआत की। उसने एक मुकाबले में हंगरी को 3-0 से हरा दिया। इसी मैच में पुर्तगाल की ओर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और एक रिकॉर्ड भी बनाया। वो अब यूरो कप में 10 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर फाफ डु प्लेसी पाकिस्तान की T20 लीग PSL से बाहर हो गए। उन्हें पिछले दिनों एक मुकाबले के दौरान सिर पर गेंद लग गई थी। यूपी के सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सड़क के गड्ढों में कुछ पौधे लगा दिए। ऐसा करके उन्होंने सरकार से अपनी नाराजगी जताई। उनका आरोप है कि सरकार ने खराब सड़कों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ओडिशा के कटक में पुलिस ने अवैध हथियारों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के पास से कई हथियार भी जब्त कर लिए। झारखंड के पलामू जिले में अमानत नदी पर बनाया जा रहा एक पुल धंस गया। इस घटना के बाद प्रशासन के कुछ अधिकारी और उस इलाके के विधायक वहां पहुंचे। वो ये जानने में जुट गए कि ऐसा क्यों हुआ। इस पुल को बना रहे ठेकेदार पर आरोप है कि उसने मनाही के बावजूद बारिश के दौरान भी पुल बनाने का काम जारी रखा, जिस वजह से ये घटना घटी। वे इन्फॉर्मेशन नहीं देता है और अपना काम कर देता है।
करेंगे, विभाग को रिपोर्ट करेंगे। इस हादसे के बाद वहां पहुंचे बीजेपी विधायक भी इस पुल को बनाने वाले के काम से नाखुश दिखे। कोई लेना देना नहीं है, ये मनमानी का हद है यहाँ पर। सरकार की तरफ से वैक्सीन की कीमतें तय होने के बाद दिल्ली के ज्यादातर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो चुके हैं। अब दिल्ली में केवल एक ही ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर बचा है जहां तय कीमतों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। खास बात यह है कि यहाँ पर सरकार द्वारा निर्धारित जो प्राइस है यानी कि 780 रुपए ही लिए जा रहे हैं। इस केंद्र पर 44 साल की उम्र तक के लोगों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन लगाने की सुविधा मौजूद है। भीड़ कम है तो बहुत बेटर है। दिल्ली के पास गाजियाबाद के लोनी की घटना पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने वाले राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी पर रासुका लगाने की मांग की। उन्होंने ये मांग दोनों नेताओं के बयानों की वजह से की। देश में दंगा कराने की जो लगातार साजिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ रासुका के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। इस मामले में राहुल ने सरकार से सवाल पूछे थे, जबकि एक दिन पहले ओवैसी ने आरोप लगाया था कि सरकार एक खास समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, राइट टू डिग्निटी जो मुसलमानों का है उसको छीन लिया जा रहा है। पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती पूर्व एथलीट मिल्खा सिंह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद उन्हें कोरोना के आईसीयू से हटा दिया गया। हालांकि वो अब भी दूसरे मेडिकल आईसीयू में रहेंगे। उनकी हालत अभी स्थिर है। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में हनी ट्रैप से परेशान एक आदमी ने खुदकुशी कर ली। आरोप है कि दिल्ली की रहने वाली एक लड़की उसे ब्लैकमेल कर रही थी। दावा है कि इस मामले की शिकायत पुलिस से भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो घर वाले जो हालात बताएंगे और जो सामने आएंगे जांच में, उस हिसाब से एफआईआर दर्ज करके प्रॉपर कार्रवाई होगी। कोलकाता पुलिस ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से एक विवादास्पद चुनावी भाषण के मामले में पूछताछ की। ये ऑनलाइन पूछताछ करीब 45 मिनट तक हुई। कोरोना के मरीजों की संख्या घटते ही 2 महीनों के बाद देश भर की ऐतिहासिक इमारतें खोल दी गईं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल देखने के लिए सैलानियों के वहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान पर्यटकों ने वहां कोरोना नियमों का भी पूरी तरह पालन किया। फर्स्ट डे था, कम थे, सोचे कि अच्छा से रिटायर हो जाएगा और थोड़ा प्रिकॉशन भी रहेगा ज्यादा क्योंकि भीड़ नहीं रहेगी। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा को भी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, लेकिन उससे पहले वहां बड़े पैमाने पर साफ सफाई की गई। दिल्ली में भी पाबंदी हटने के बाद सैलानी ऐतिहासिक इमारतों का रुख करने लगे। बिना कुतुब मीनार, बिना इंडिया गेट देखे हमारा ट्रिप तो इनकम्प्लीट ही रहता। कोरोना के खतरे की वजह से दिल्ली में पार्क अभी तक नहीं खोले गए हैं, जिसके खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। इसी के विरोध में पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल लोधी गार्डन के बाहर कुछ लोगों के साथ जुड़े। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और हम हर बार आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। हालांकि हमने इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि दूसरी लहर का खतरा भी टला है, कुछ कम हुआ है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा सामने है और ऐसे में लापरवाही नहीं करनी है। मास्क ही सबसे बड़ा बचाव है। बड़ी खबर आ रही है 12वीं के छात्रों से जुड़ी हुई। 12वीं सीबीएसई बोर्ड के नतीजे 31 जुलाई तक आएंगे। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को 12वीं के नतीजे तय करने के लिए तरीका बताया है। इसके लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं के औसत अंक जोड़े जाएंगे। इसमें 10वीं के अंक का 30% वेटेज होगा, 11वीं के अंक का 30% वेटेज होगा और 12वीं के प्री बोर्ड का 40% वेटेज जुड़ेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उन छात्रों के लिए जो अपने नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फॉर्मूला आखिरकार क्या होगा उस पर भी लोगों की नजर थी। तो अब जो फॉर्मूला समझ आ रहा है, जो बताया गया है कोर्ट के सामने, 12वीं सीबीएसई बोर्ड के नतीजे 31 जुलाई तक आएंगे, ये जानकारी मिल रही है। और सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को 12वीं के नतीजे तय करने के लिए एक तरीका भी बताया और इस तरीके के मद्देनजर 10वीं, 11वीं और 12वीं के औसत अंक इसमें जोड़े जाएंगे। इसमें 10वीं के अंक का 30% वेटेज होगा, 11वीं के अंक का 30% वेटेज होगा और 12वीं के प्री बोर्ड का 40% वेटेज जुड़ेगा। एहतिशाम खान हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही मौजूद है। एहतिशाम, किस तरीके की बातें कोर्ट में आज रखी गई और क्या तरीका सुझाया गया?
देखिए अब ये सुनवाई चल ही रही है, जिसमें अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल सीबीएसई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरह का फॉर्मूला अपनाया गया है क्लास 12 के रिजल्ट्स के लिए। तो उसमें उन्होंने, जैसा कि आपने भी अभी बताया, कि 30%, 30% और 40% तीनों सालों का क्लास 10th, 11th और 12th का जो एवरेज मार्क्स है वो जोड़कर क्लास 12th के जो फाइनल मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बहुत दिनों से बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएंगी, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीएसई ने ये साफ किया है कि जो आउटर लिमिट है 31 जुलाई का है, यानी 31 जुलाई से पहले पहले ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया है कि सीबीएसई की तरफ से कि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हर स्कूल के लिए एक रिजल्ट मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जा रही है। उस कमेटी में 2 सीनियर मोस्ट टीचर्स होंगे, उस स्कूल के आसपास के स्कूल के 1-2 टीचर्स होंगे और एक एक्सपर्ट होंगे, और ये पांचों मिलकर तय करेंगे कि किस बच्चे को कितना मार्क्स मिलेगा और जो एवरेज मार्किंग की जा रही है वो सही है या नहीं, उसमें कोई गड़बड़ी है या नहीं। तो ये जो मॉनिटरिंग कमेटी हर स्कूल के लिए बनाई जा रही है, ये एक बड़ी चुनौती है, और इसको बनने के बाद जो एवरेज मार्किंग है वो देकर क्लास 12 के जो रिजल्ट हैं वो 31 जुलाई से पहले पहले सीबीएसई डिक्लेयर कर देगा। ये अब तक की जानकारी कोर्ट में दी गई है। फिलहाल देखिए अभी भी वहां सुनवाई चल रही है, लेकिन जो अभी तक बात कोर्ट रूम में कही गई है वो ये कि 12वीं सीबीएसई बोर्ड के नतीजे 31 जुलाई तक आ जाएंगे। एहतशाम, कुल मिलाकर ये जो 31 जुलाई का वक्त सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो लोग वहां पेश कर रहे हैं अपनी दलील, वो ये कह रहे हैं कि नतीजे 31 जुलाई तक आ जाएंगे, यानी कोशिश ये मान के चलें कि 31 जुलाई तक परिणाम आ जाएंगे। और क्या यही तरीका फाइनल तरीका होने वाला है? इसमें एक बात और बताई गई है कि ये जो आउटर लिमिट है 31 जुलाई का, ये एवरेज मार्किंग को लेकर है, लेकिन इसमें एक और ऑप्शन भी दिया जा रहा है कि अगर कुछ बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते हैं कि उनको जो मार्क्स दिया गया है वो सही नहीं है, उनको ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए थे, या उन्होंने तैयारी ज़्यादा की, पहले उनके मार्क्स ठीक नहीं थे, इसका उनको नुकसान हुआ है, तो उसके लिए भी एक तरीका सीबीएसई ने अपनाया है। वो ये है कि जब ये रिजल्ट आ जाएंगे 31 जुलाई तक, और उसके बाद एक फिजिकल एग्जाम भी किए जाएंगे। हालांकि उसके लिए कोई डेट नहीं दिया गया है अभी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक टाइमलाइन भी होनी चाहिए कि कब तक वो फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। तो कोर्ट में अभी तक सरकार की तरफ से कोई टाइमलाइन नहीं दिया जा सका है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो हालात हैं उसमें कोई टाइमलाइन नहीं दिया जा सकता। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जब भी हालात ठीक होते हैं तो सीबीएसई एक फिजिकल एग्जामिनेशन भी सिर्फ उन बच्चों के लिए कंडक्ट करेगा जो कि इस मार्किंग स्कीम से सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर उनको एक मौका दिया जाएगा फिजिकल एग्जाम देने का, और उसमें जो मार्क्स आते हैं वो फाइनल माने जाएंगे। तो ये भी एक विकल्प बच्चों के पास है कि अगर उनका पहले एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, क्लास 10th या 11th में मार्क्स अच्छे नहीं हैं, और अब उनको लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है और ज्यादा नंबर आना चाहिए, तो उनके लिए एग्जाम्स भी होंगे। लेकिन कब होंगे इसका कोई टाइमलाइन अभी सरकार नहीं दे पा रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से सरकार के पास जो एक्सपर्ट्स की राय आई है उसमें कोई टाइमलाइन देना संभव नहीं है। जी ठीक, प्रियंका कांडपाल भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। और प्रियंका, देखिए ये पूरा तरीका तो कोर्ट के सामने रखा गया कि क्या तरीका होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि वो बच्चे ये तरीका कैसे देख रहे हैं, इस तरीके को, जिन्होंने मार्क्स थोड़े कम आए हैं, और इस बार जब ये रेशियो तय होगा तो उसी हिसाब से उन्हें नंबर मिलेंगे। प्रियंका, तो शायद प्रियंका तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि बच्चे इस जो तरीका बताया गया उसको किस तरीके से देख रहे हैं। ये भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि काफी लंबा एक तो इंतजार उन्होंने किया अभी कि कब तक नतीजे आएंगे और किस तरीके से ये नतीजे आएंगे। जो तस्वीर आज थोड़ी थोड़ी साफ होती हुई सी नजर आ रही है। प्रियंका जी बिल्कुल, जिस तरीके से बच्चों से अभी बात हुई है शुरुआती, तो रिएक्शंस जो आ रहे हैं वो काफ़ी मिक्स्ड हैं, क्योंकि कई बच्चे जो हैं जो पढ़ने में हमेशा से ही अच्छे रहते हैं, 10th 11th में जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, 12th के प्री बोर्ड्स भी दिए हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th में आके थोड़ा ज़्यादा सीरियस होते हैं और ख़ास तौर पर फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जिन्होंने प्री बोर्ड्स कई लोगों ने कोरोना के चलते नहीं भी दिए हैं। ऐसे में उन बच्चों की जो परेशानी है वो फिलहाल बढ़ गई है, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मार्किंग किस
तरीके से होगी। ऐसे में एक ऑप्शन जो रखा गया है कि जो बच्चे अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं वो एग्जाम, फिजिकल एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक कहीं ना कहीं ये उम्मीद कि किरण उन लोगों के लिए है, लेकिन जिनके मार्क्स हमेशा से सही रहे हैं वो लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, क्योंकि 12th का जो एग्ज़ाम होता है खासतौर पर आपका करियर मेकिंग एग्ज़ाम होता है, जहां पर आपको आगे क्या बनना है, आपके लिए सारा स्कोर जो आपका है वो 12th के स्कोर पर डिपेंड करता है। ऐसे में कई लोग बाद में मेहनत करते हैं, छात्र जो होते हैं वो प्री बोर्ड के बाद ज़्यादा लगते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ऐसे में उन छात्रों को इससे नुकसान होता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है। लेकिन एक जो ऑप्शन दिया गया है कि अगर मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है तो आप फिजिकल एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सिल्वर लाइनिंग जिसे कहा जाता है उसे माना जा सकता है। फिलहाल स्टूडेंट्स के काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। और देखिए इसमें जो तरीका सुझाया गया है उसमें 11वीं के अंक का 30% वेटेज होगा, 10वीं के भी और 11वीं के भी, और 12वीं के प्री बोर्ड का 40% वेटेज जुड़ेगा। और उस हिसाब से ये फॉर्मूला, ये तरीका आज कोर्ट के सामने रखा गया और ये बताया गया कि इस तरीके से जो रिजल्ट है वो आएंगे। और डेट पर भी सस्पेंस जो है वो कई हद तक क्लियर हुआ है। 12वीं CBSE बोर्ड के नतीजे 31 जुलाई तक आएंगे। और बढ़ रहे हैं आगे दिल्ली के पास, यूपी के गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई के मामले में ट्विटर की मुश्किलें अब बढ़ती दिख रही हैं। दिल्ली में तिलक नगर थाने में इस मामले में ट्विटर इंडिया के हेड के खिलाफ शिकायत दी गई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने उम्मेद पहलवान नाम के स्थानीय नेता पर भी केस दर्ज किया है। पुलिस इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने ट्विटर पर भी धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद ट्विटर ने गलत ट्वीट को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया था। गाजियाबाद पिटाई मामले में यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। ट्विटर के 2 बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी उसमें FIR है। टोटल 9 लोगों के खिलाफ 153A यानी देशद्रोह भी लगाया आप लोगों ने। इसके साथ ही जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को संचालित करने वाले लोग हैं उनको पहले भी कई बार कहा गया था कि इस मामले में आप गंभीरता से लें, कोई ऐसी लापरवाही न करें जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़े। हम उन लोगों के खिलाफ भी जो जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। ये बताइए कि एक लोकल नेता का नाम आया है, उमेद पहलवान, कहा जा रहा है कि वो किसी एक दूसरी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसके खिलाफ भी आज मुकदमा दर्ज हो गया, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? असल क्या है कि व्यक्तिगत रूप से मैं किसी के नाम को लेकर के मैं नहीं कह सकता हूँ, ये जांच का विषय है और जब तक जांच चल रही है किसी के भी नाम का उल्लेख करना मैं उसको उचित नहीं मानता। लेकिन जांच में जो भी आएगा, चाहे कितना भी बड़े पद पर बैठा व्यक्ति हो, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और प्रक्रिया में जांच के दौरान किसी भी बयान को देना ये एक पुलिस को मतलब जांच को कमज़ोर करने की बात होगी। लेकिन हम जांच को गंभीरता से कर रहे हैं। हमारे उच्च अधिकारी लगातार पैनी नज़र बनाए हुए हैं और आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद जब परिणाम आएगा जांच का तो इसमें काफ़ी बड़े चेहरे आएंगे और सबके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे मामलों में ट्वीट करते हैं, तो क्या ये लोग भी जाँच के दायरे में होंगे? दरअसल जब अपराध घटित होता है तो अपराध में जिन जिन की संलिप्तता पाई जाती है उन सबको हम जांच के दायरे में लेते हैं, जो हमारी IPC CRPC कहती है। हम कानून की किताब के तहत ही कार्रवाई करेंगे। इस वक्त अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं और अजीत सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, फिलहाल किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, कितने लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है और एक और नाम सामने आया उमेद पहलवान का, उसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल उमेद पहलवान के नाम के आने के बाद सरकार ने और तेजी से एक्शन करने की बात कर दी। उत्तर प्रदेश की तरफ से गृह विभाग की तरफ से सीधे DM और SSP को कहा गया और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बात सीधे तौर पर कही कि कई बड़े चेहरे उजागर होंगे, यानी जांच का जो दायरा है वो बढ़ाया जाएगा। और उमेद पहलवान पर सीधे उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर अभी हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन चूंकि पुलिस हमारी कार्रवाई कर रही है तो वो प्रभावित ना हो, पुलिस को बड़ी कार्रवाई करनी है। सीधे तौर पर उन्होंने कई बड़े नामों की बात की। जब उनसे सवाल पूछा गया असदुद्दीन ओवैसी और कई पार्टियों को लेकर, तो उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं, तो हमारी एजेंसियां जो कानून की किताब के मुताबिक जो भी धाराएं इन पर बनती है, जो भी कार्रवाई करनी होगी करेंगे। ट्विटर के अधिकारियों पर भी उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम पूछताछ भी करेंगे, गिरफ्तारी भी करेंगे और मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कानून को हाथ मिलेगा या धार्मिक उन्माद फैलाएगा, धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ेगा, आपसी भाईचारे को बिगाड़ेगा, तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कई बड़े चेहरे जो इस पूरे मामले में जिन्होंने ट्वीट करके धार्मिक उन्माद
उन्माद फैलाने की कोशिश की या सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, उन सभी को 120B के दायरे में लाया जाएगा, क्योंकि 9 लोगों के खिलाफ FIR हुई थी। उमेद पहलवान को उसमें इंक्लूड किया गया है और अभी कई सारे ऐसे नाम होंगे, वो चाहे राजनीतिक होंगे या गैर राजनीतिक होंगे, जिन्होंने अपनी भूमिका लोनी की इस घटना में निभाई है, जिसकी वजह से वहां तनाव बढ़ा है। उन सभी के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई की तैयारी कर रही है और योगी आदित्यनाथ यानी CM यूपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं और किसी को उत्तर प्रदेश में सौहार्द बिगाड़ने की इजाजत नहीं है फिलहाल। अर्पिता। अमित भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जरा बताइए टोटल अभी तक गिरफ्तारी कितनी हुई है? क्या किसी को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है? क्योंकि कई लोगों के खिलाफ, ट्विटर के हेड के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई। जी हाँ, बिल्कुल। अभी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी जो है कुल 5 लोगों की हो चुकी है। 2 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है, यानी कुल 5 लोगों की हो गई है। इन दोनों लोगों को जो है गाजियाबाद की निचली अदालत में पेश करके पुलिस इनकी कस्टडी लेने की कोशिश करेगी। तो वहीं अभी और लोगों से पूछताछ चल रही है। पूछताछ इस थाने के अंदर ही चल रही है, जो कि बताया जा रहा है कि जो 5 जून वाले जो घटना हुई, उस घटना के आसपास वो लोग थे। वो लोग सभी लोग, उनसे अभी पूछताछ चल रही है। मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा, थाने के बाहर इस वक्त भीड़ है। भीड़ इसलिए है क्योंकि ये सभी जो है शिकायत लेकर पहुंचे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो उन्मेद पहलवान का नाम आया है, समाजवादी पार्टी के नेता है, उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि वो उन्मेद पहलवान इलाके में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि उन्मेद पहलवान ही वो शख्स है जिन्होंने पीड़ित के साथ सबसे पहले फेसबुक लाइव किया था और जो तथ्य पेश किए गए थे वो तथ्य पूरी तरीके से गलत था। वो उसमें सच्चाई कहीं भी नहीं है। इस वजह से कहीं सौहार्द जो है वो न खराब हो जाता है इस पूरे इलाके में। इस वजह से जो है लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग करने के लिए यहाँ पर लोनी बॉर्डर थाने पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार पुलिस जो है इस वक्त दबिश कर रही है। लगातार रेड किए जा रहे हैं उन्मीद खालिद की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर और पुलिस जो है इस वक्त अभी भी पूछताछ कर रही है, आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस यहाँ पर थाने के अंदर। जी ठीक है, आप रही जरा साथ। गाजियाबाद पिटाई मामले में पुलिस की कार्रवाई के बीच बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने उस बुजुर्ग का एक वीडियो जारी किया जिसकी पिटाई के मामले में कार्रवाई की गई। जो दोबारा आया था तू करने, किसने कराया था? इंतजार ने क्या भेजा? क्या भेजा के मेरे बस में कर दो। हाँ, मेरे घर के जो तभी सब दे के गया हो। अच्छा, हाँ बस ये सब इंतजार के कहने से गया। इंतजार के कहने से ये झूठ तो बोल के गया ना, तू ये कर दो वो कर दो, मतलब भूत खाने के पर झूठ रहे थे नहीं ये। हाँ, इंतजार ने क्या भेजा था? कहा कि ये मेरे पेपर में आ जाना चाहिए। हाँ, इनसे मेरा काम है। इनसे मेरा काम है। इनसे मेरा काम है। ये क्या भेजा इंतजार ने? बस। गाजियाबाद पिटाई मामले में एक आरोपी सद्दाम का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें आरोपी ने 5 जून की घटना के बारे में बताया। इनमें आपस में वहाँ पर झगड़ा बन गया। इनमें झगड़ा बनने के बाद इनकी दाढ़ी काट दी गई कल्लू ने। वहाँ पर मौजूद थे, ये 10-12 लड़के थे मौजूद थे वहाँ पर, परवेश के भी थे 5-6 लड़के। ठीक है सर। तो वहाँ पर आने के बाद अनस, आवेश, आदिल, बाबू बिहारी और आवेश। जी सर। आप कहाँ थे वहाँ उस समय? जी सर। आप उस समय कहाँ थे? मौजूद था सर मैं वहाँ पर। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने गाजियाबाद पिटाई मामले में एक स्थानीय नेता का नाम आने पर क्या कहा, जरा आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, लोनी प्रकरण में साफ तौर पे धार्मिक उन्माद कौन फैला रहा है, कौन सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहता है, ये साफ हो गया है उम्मेद पहलवान के उस फेसबुक लाइव से, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का सदस्य है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में उसकी बाकायदा तस्वीर है जिसमें वो गमछा डाले है समाजवादी पार्टी का, और तमाम उसके फेसबुक पर भी देखा जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा नजर आ रहा है। इसके लिए तो मुझे लगता है कि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को या उनके मुखिया को सामने आकर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं। अजीत, उम्मेद पहलवान के नाम आने के बाद अब देखिए सियासत भी इसको लेकर तेज हो गई। क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई?
देखिए बिल्कुल हम समाजवादी पार्टी के नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की। अभी फिलहाल वो किसी भी तरह का बयान देने से बच रहे हैं, लेकिन चूंकि जिस तरह से मोहसिन रजा ने आरोप लगाया, जो यूपी सरकार के मंत्री हैं, कि उनकी फोटो अखिलेश यादव के साथ वायरल हो रही है और उन्होंने फेसबुक लाइव किया, जो पूरी स्थिति थी उसको बिगाड़ने की कोशिश की, तो अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा। लेकिन सरकार की तरफ से ये जरूर कह दिया गया कि हम किसी भी कीमत पर किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, वो चाहे जितने बड़ा आदमी हो, चाहे जितने बड़े रसूखदार आदमी हो, किसी दल का आदमी हो, तो चाहे राजनीतिक हो गैर राजनीतिक, उनकर कार्रवाई का सिकंजा कसेगा। और आपको बता दें कि जो बड़े राजनीतिक दल के लोग हैं या ऐसे जो हिंदू मुस्लिम को भड़काते हैं या धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, ऐसे मामलों में बढ़ चढ़कर ट्वीट करते हैं जिससे जो स्थानीय स्तर पर तनाव की स्थिति होती है, उन सबको 120B का हिस्सा बनाया जाएगा। कि 5 लोगों की गिरफ्तारी अभी हुई है, 4 की बाकी है। इसके अलावा जो उमेद पहलवान का नाम इंक्लूड किया गया है, उसके जो पूछताछ की जा रही है, उनकी पूछताछ के आधार पर भी अभी बहुत सारे नाम उसमें इंक्लूड होंगे कि आपने किसके कहने पर ऐसा किया। तो बहुत सारी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग की तरफ से की जा रही है। और जो पुलिस डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश का, उन्होंने साफ कर दिया कि हम किसी भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, सबकी गिरफ्तारी की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बनेगी, क्योंकि आगे से कोई ऐसी घटना ना हो। क्योंकि 2022 का चुनाव आ रहा है अर्पिता, कहीं धार्मिक उन्माद के नाम पर, दंगों के नाम पर, फसाद के नाम पर ऐसे बहुत सारे लोग अब साजिश करेंगे, तो सोशल मीडिया पर भी सिकंजा कसा जाए। इसलिए ट्विटर के 2 बड़े अधिकारियों पर FIR हुआ और आगे भी मॉनिटर करने के लिए बाकायदा एक्सेल मुख्यमंत्री ने बना दिया अपने मुख्यमंत्री दफ्तर में। तो देखिए, ट्विटर के 2 अधिकारियों के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है और साथ ही साथ अब जिस तरीके से विवाद बढ़ रहा है, दरअसल ट्विटर इंडिया के जो हेड हैं, उनके खिलाफ भी शिकायत की गई है। मैंने ये कंप्लेन आरफा खानम, स्वरा भास्कर, मोहम्मद आसिफ खान के और ट्विटर के विरुद्ध ये किया है। दरअसल ये गाज़ियाबाद की घटना जो घटी, उससे हम भी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं और तमाम देश के नागरिक इससे दुखी हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बगैर तथ्य जाने, बगैर सच जाने हम उसको लेकर अपने प्रभाव को देखते हुए लोगों के बीच एक भ्रम फैलाने की कोशिश करने लगें। रवि भी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, देखिए, अब ट्विटर की जाहिर तौर पर जो दिख रहा है मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हेड के खिलाफ भी देखिए शिकायत दर्ज करवाई गई है। क्या अभी ट्विटर की तरफ से कोई जवाब आया है सामने? अर्पिता, देखिए, इस मामले में ट्विटर के अधिकारियों को कल यानी कि 18 जून को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में पेश होने के लिए कहा गया है, सीधे तौर पर, क्योंकि ट्विटर को लेकर लगातार विवाद बढ़ा है और कई ऐसे मामले आए हैं, खास करके भारत में जिस तरीके से IT के नियम बदले गए, नए नियम लागू किए गए और उसके बाद ट्विटर को और तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कंपनियां हैं उनको कई महीने का वक्त दिया गया, लेकिन उन नियमों का पालन नहीं किया ट्विटर ने और उसकी वजह से जो लीगल संरक्षण है, जो कानूनी संरक्षण मिलता है 79 धारा के तहत, उसको खत्म किया गया। और यही वजह है कि तमाम अब ट्विटर के खिलाफ जो क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जो भी यूजर्स करता है, तो अब इस कंपनियों के खिलाफ भी उसको भी कार्रवाई की बात कही गई है। और यही वजह है कि धीरे धीरे अब ये ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में पहला मामला सामने आया, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और अधिकारियों के खिलाफ FIR की बात कही गई है। लेकिन अब केंद्र सरकार इस पूरे मामले में सख्ती बरतने की ही मूड में है और ट्विटर की तरफ से बार बार यही जो सफाई पेश की जा रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो कहा गया था कि नए नियम लागू करे और एक अनुपालन अधिकारी भारत में गो नियुक्त होना चाहिए और गो भारतीय होना चाहिए और उस कंपनी का अधिकारी होना चाहिए, ये तमाम चीजें केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था, लेकिन अभी उसका पालन नहीं किया गया। कल बुलाया गया है, पेश करने के लिए बुलाया गया है और जिसमें ये उनसे पूछताछ की जाएगी, पूछा जाएगा कि आखिर में क्यों नहीं किया गया और तमाम चीजें, क्योंकि ट्विटर के लिए भारत में कम से कम मुश्किलें केंद्र सरकार ने बढ़ाई दी है मनमानी की वजह से और मनमानी के केसेस लगातार ट्विटर की तरफ से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसकी वजह से ही केंद्र सरकार ने इस तरीके की सख्ती का कदम उठाया है। बिल्कुल रवि, रहिए जरा साथ। देखिए, गाजियाबाद पिटाई मामले में ट्विटर पर दर्ज केस पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का क्या कहना है, जरा वो भी आपको सुनवा दें। That viral tweet is now in public domain, unfortunately. It is provocative, it is explosive,
it has every potential to inflame passion and cause riot. And even though it is found to be prima facie a fake one, was it not the obligation of Twitter to apply its mind, apply its fact checker properly, and show whether it is manipulated or not? Whose responsibility it is? यानी देखिए अमित, रवि प्रसाद जो हैं वो भी देखिए, रविशंकर प्रसाद भी ये बात कह रहे हैं कि अब कार्रवाई होगी और ट्विटर का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। किस तरीके से एक्शन ट्विटर पर हो सकता है, क्योंकि 2 अधिकारी जिनके खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुका है, हेड के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है, ऐसे में क्या ट्विटर इसको उतनी गंभीरता से नहीं ले रहा है? देखिए, नए आईटी एक्ट आने के बाद ये पहला मामला है पूरे देश में जो गाजियाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है ट्विटर के खिलाफ, और जो कार्रवाई करनी है, जो एक्शन और प्रोसेस है, उसमें भी तैयारी शुरू कर दी गई है। आईओ इस पूरे केस में नियुक्त कर दिया गया है और यहाँ पर ये जो थाना आप देख सकती हैं, लोनी बॉर्डर थाना, इसी केस यहीं पर एफआईआर दर्ज हुई है। आईओ नियुक्त हो गया है। अब आईओ जो है आगे के एक्शन की तैयारी भी करने के लिए भी शुरू कर दिया है। नोटिस जारी होगी ट्विटर के अधिकारियों को और अधिकारियों को बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस ने साफ साफ दावा किया है कि ट्विटर को तथ्यों की जानकारी थी इस पूरे मामले की, और उसके बावजूद गलत तथ्यों के साथ जब ट्वीट और रिट्वीट किया जा रहा था तो इस वीडियो को नहीं हटाया गया ट्विटर की तरफ से, और इसी बाबत गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। और अब जो है अब उसमें आगे की प्रोसेस के लिए आईओ को नियुक्त कर दिया गया है। आईओ जो है वो नोटिस भेजेगा ट्विटर के अधिकारियों को और पूछताछ के लिए बुलाएगा। तो जाहिर तौर पे मुश्किलें जो है वो ट्विटर के लिए बढ़ गई है, क्योंकि ट्विटर जिस तरीके से लगातार मनमानी कर रहा था ट्विटर, और उसके बाद जो जिस तरीके से माहौल खराब हो रहा था, सौहार्द खराब हो रहा था, उसके बाद जो आईटी एक्ट में बदलाव किया गया, उसमें जो कानूनी सुरक्षा दी गई थी ट्विटर को, उससे हटा लिया गया और उसी के बाद यहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है इस नए आईटी एक्ट के तहत और उसको चुनौती दी है, लेकिन इस पर अभी भी सुनवाई हुई नहीं है, बहस अभी हुई नहीं है। तो जाहिर तौर पर अभी होना है, जब इस पर बहस होगी, सुनवाई होगी, उस दौरान भारत सरकार भी अपना पक्ष रखेगा। लेकिन फिलहाल जो है ट्विटर के लिए मुश्किलें तो बढ़ी गई है। ठीक है अमित, रहिए जरा आप साथ। देखिए, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह भी साफ कर दिया कि भारत में बिजनेस करने वाली सोशल मीडिया साइट्स को भारत के संविधान का पालन करना ही होगा। You are free to do business, earn tons of money, criticize all of us, but you will have to follow the Constitution of India and the laws of India. When capital is invaded in Washington by some people numbering hundreds, you block their account, including that of the then president. Fine, no problem. But when pro-terrorist elements or their supporters invade the Red Fort of India, show naked sword, which you also showed on your channel, push hundreds of policemen in 20-foot ditch and cause them injuries, what do you say? It is freedom of expression. If Capitol Hill is the pride of USA, Red Fort is the pride of India, where Indian Prime Minister unfurls the national flag. रवि, यहाँ पर केंद्र ने तो अपना रुख साफ कर दिया है और ये दिखा रहे हैं कि अब वो पूरी तरीके से सख्ती बरतने के मूड में, सख्ती बरतने और सबसे बड़ी बात यह है कि सख्ती केंद्र सरकार ने सख्ती बरतने से पहले तमाम ट्विटर को ऑप्शन दिए थे और उसको मौका भी दिया था। मौका कई बार नोटिस भी दिया गया। जब नए आईटी नियम लागू किए गए उसके बाद उसके तहत जो भी कदम उठाने जाने चाहिए थे ट्विटर की तरफ से वो नहीं उठाए गए। उसके बावजूद केंद्र सरकार ने कई बार मौका दिया कि आप जल्द से जल्द उठाइए, खास करके अनुपालन अधिकारी भारत में एक नियुक्त होना चाहिए और जिससे कि तमाम जो यूजर्स उनके कंप्लेन है वो कंप्लेन कहां करे, उस कंप्लेन की शिकायत हो, उसके बाद उसकी सुनवाई हो। लेकिन ट्विटर ने उस तरीके से कदम नहीं उठाया जो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था। अब केंद्र सरकार ने मजबूरन आकर ट्विटर के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। ट्विटर को हालांकि पेश होने के लिए भी कहा गया है, जो उसके अधिकारी हैं वो कल पेश होंगे, पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, उसमें पेश करने के लिए कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह ऐसा पहला मामला नहीं है जो ट्विटर के खिलाफ केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई हो, और या ट्विटर ने पहली बार ऐसा नहीं है कि जो मनमानी दिखाई हो।
कई बार इस तरीके के जो भड़काऊ जो कंटेंट होते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले जो कंटेंट होते हैं, ये इस तरीके के कई बार मामले सामने आ चुके हैं और जिस पर ट्विटर पर उंगलियां भी उठ चुकी हैं और केंद्र सरकार ने उसको कई बार सख्ती भी दिखाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ट्विटर मानने के लिए तैयार नहीं था और इसी की वजह से ही केंद्र सरकार ने अब पेश होने के लिए कहा है। उसका जो कानूनी संरक्षण प्राप्त था वो भी खत्म हो चुका है, FIR यूपी में दर्ज हो चुकी है, तो तमाम चीजें ट्विटर के खिलाफ हो रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा अब कई जगह पर मंडराने लगा है, जिसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर बाढ़ का पानी गांवों तक पहुंच चुका है। लोगों को इसी मुश्किल दौर में रहना पड़ रहा है। लगातार बारिश की वजह से स्थितियां बिगड़ रही हैं। नेपाल में भी मानसून जमकर बरस रहा है। नेपाल में हो रही बारिश की वजह से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। सामने आपके ये 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर नेपाल की है। यहाँ सिंधुपाल चौक में नदी में सैलाब आने से 7 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग सैलाब में बह गए। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के जालना की है, जहां उफनती नदी को पार करने के चक्कर में 2 भाई बह गए। तीसरी तस्वीर बिहार के बगहा की है, जहां गंडक नदी का पानी वहां के कई गांव में घुस गया, जिससे वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। महाराष्ट्र के जालना से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें उफनती नदी को पार करने के चक्कर में 2 भाई बह गए। इस घटना में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे को बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि ये कल शाम की घटना है। ये घटना तब हुई जब भारी बारिश के बाद नदी में उफान आ गया। जो वीडियो सामने आया उसमें उफनती नदी को दोनों भाई पार करने की कोशिश करते दिखे, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद तेज धार की वजह से उनका संतुलन बिगड़ा और वो बह गए। इसके बाद वहां हाहाकार मच गया। दोनों भाइयों को बचाने के लिए लोग दौड़ने लगे। एक को बचा लिया गया, जबकि दूसरे की मौत हो गई। नेपाल के सिंधुपाल चौक इलाके में भारी बारिश की वजह से वहां की एक नदी, वहां पर बाढ़ आ गया। देखते ही देखते सैलाब का पानी आसपास के कई गांवों में घुस गया, जिसकी वजह से वहां बड़ी तबाही हुई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें वहां तबाही का मंजर दिखाई दिया। बाढ़ की वजह से गांव में कीचड़ भर गया, कई मकान जमींदोज हो गए, करीब 200 घरों को नुकसान पहुंचा। खबर है कि अब तक इस भयानक बाढ़ की वजह से वहां 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग लापता हैं, जिन्हें तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आशंका ये जताई जा रही है कि भारी बारिश की वजह से एक ग्लेशियर टूट गया था, जिसकी वजह से नदी में बाढ़ आ गई। तो ये सिंधुपाल चौक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्थिति कुछ ऐसे कि लोग अब अपने सामान को लेकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगहों पर जो लोग फंसे हुए हैं, हेलीकॉप्टर की मदद से उनका रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। कई लोगों के आशियाने इस सैलाब में बह गए हैं। ऐसे में उनके लिए रहने का प्रबंध करना भी एक बड़ी चुनौती है। राहत शिविरों में उनका रखा जा रहा है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नैलाब जिस तरीके से नेपाल में सैलाब से तबाही मची है, ये तस्वीरें दरअसल उसी को बयां करती हैं। हेलीकॉप्टर से उन लोगों का रेस्क्यू हो रहा है जो सैलाब के बीच फंस गए। बिहार के बगहा में भारी बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी में भारी तबाही मचाई। नदी का पानी इलाके के कई गांवों में घुस गया। गांव में घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया। मकान के अंदर भी बाढ़ का पानी घुसने से लोगों को काफी दिक्कतें हुई। जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा गांव ही पानी में डूब गया। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। तो ये तस्वीरें आप बिहार की देख रहे हैं, जहां पर देखिए लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। घरों की छत पर लोग किसी तरह अपना आशियाना बनाकर बैठे हैं और इस बात की चिंता में है कि अगर ऐसे ही बारिश होती रही या पानी का स्तर ऐसे बढ़ता रहा तो देखते देखते उनका पूरा घर जल में विलीन हो जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जो अभी इस खतरे को भांपते हुए अपना आशियाना छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ चल चुके हैं, लेकिन कई लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसे में सिर्फ वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द ये बारिश थमे और पानी का स्तर कम हो।
अभी हम पहुंचे हैं बगहा के चकदहवा गांव में और यहाँ की तस्वीर ज़रा देखिए। यहाँ की तस्वीर होश उड़ाने वाली है कि यहाँ पर देखिए घुटने भर से ज़्यादा जो पानी है वो पूरे गांव में भर चुका है और जो लोग हैं वो कैसे शरण लिए हुए हैं। उनके तमाम जो अनाज हैं, मवेशी हैं, सब कुछ जो है वो जलमग्न हो गया है। और यहाँ पे तस्वीरें ज़रा देखिए कि यहाँ पे जो भी घर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये ज़रा देखिए कि कैसे पूरा घर जो है वो जलमग्न हो गया है, कमर भर पानी है। और ये तस्वीरें जो हैं आपको परेशान कर सकती हैं कि इस छप्पर से एक बच्चे और बूढ़ी आंखें जो हैं वो यहाँ से दिखाई पड़ रही हैं, जो किस कदर से यहाँ पे पानी में रह रहे हैं। और अंदर चल करके हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये इस घर के क्या हालात हैं लोगों के, क्योंकि छोटे बच्चे भी और बूढ़ी माता भी जो है वो दिखाई पड़ रही हैं। और ये ज़रा देखिए कि ये जो घर है वो पूरी तरह से जलमग्न है और पूरी तरह से पानी जो है वो ये घुसा हुआ है और यहाँ पे कहीं भी जगह नहीं है कि जहाँ पे रहा जा सके। इनके जो मवेशी हैं, जो बकरियां हैं, वो चौकी पर यहाँ पे रखी गई हैं। जो लोग रह रहे हैं वो ज़रा सोचिए कि किस कदर से यहाँ पे जो बाढ़ आई है वो कुछ गांव में किस कदर से भर गया है और लोग रहने के मजबूर हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इस गांव में, चकदहवा गांव में, अभी तक प्रशासन की कोई टीम जो है वो नहीं पहुंची है कि यहाँ पे सुविधा मुहैया कराई जा सके। कोलकाता में हुई बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। हालात ये हो गए हैं कि सड़कें पानी से लबालब भरी दिख रही हैं। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो वहाँ कोई नदी बह रही हो। ये फर्क कर पाना मुश्किल हो गया कि नदी कहाँ है और सड़क कहाँ है। जहाँ तक नजर गई वहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। कुछ जगहों पर तो कमर तक पानी भर गया, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं। इस दौरान कुछ लोग हल्की बारिश के बीच कमर तक भरे पानी में डूबकर चलने को मजबूर दिखे। सड़क पर कमर तक पानी भरने की वजह से वहां से गुजर रही कई गाड़ियां बंद हो गईं, जिन्हें लोग धक्का मारकर ले जाते दिखे। वहीं इस परेशानी को झेल रहे कुछ लोग प्रशासन से नाराज भी दिखे। पानी जम जाता है, हर बार बहुत तकलीफ होता है हम लोग को। आने जाने में गाड़ी रुक जाता है, ऐसे बहुत प्रॉब्लम होता है। पूरा वाटर लॉक्ड हो जाता है। दिल्ली में आज मौसम ने अचानक करवट बदली और कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। वहीं बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चली। वहीं मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में इसी तरह बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आ जाएगी। तो ये दिल्ली की तस्वीरें, जहां सुबह से ही झमाझम बारिश हुई। गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है और ये राहत अभी 1-2 दिन और रह सकती है। दिल्ली और आसपास के जो इलाके हैं वहां अभी 2 से 3 दिन ऐसी ही बारिश देखी जा सकती है। दिल्ली में मानसून के आने से पहले हो रही है झमाझम बारिश। इस वक्त हम मौजूद है सेंट्रल दिल्ली में। तालकटोरा रोड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पिछले कुछ देर से तेज झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिन तक इसी तरीके से तेज बारिश हो सकती है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। जैसे इस वक्त सेंट्रल दिल्ली के हिस्सों में बारिश हो रही है और इससे कहीं ना कहीं तापमान में राहत जरूर मिलेगी। इस तरीके का मौसम अगले 3 दिन तक रह सकता है। लेकिन तेज हुई बारिश के चलते आप देख रहे हैं कि लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जो लोग इस वक्त ऑफिस के लिए निकले थे वो बस स्टैंड पर खड़े हैं, अपनी बाइक्स, अपनी स्कूटीज लगाकर एक छाया के नीचे खड़े हैं। जब तक बारिश ना खत्म हो जाए तब तक इंतजार कर रहे हैं। और पूरी तरीके से आप देखें कि आप ये बस स्टैंड जहाँ पर हम खड़े यहाँ की भी तस्वीरें देखें तो लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं बारिश के खत्म होने का। जब आज घर से निकल रहे थे तो लग रहा था मौसम बारिश का? नहीं, हम तो सुबह गुरुद्वारे दर्शन के लिए आए थे, बारिश का मौसम नहीं था, तो अभी गुरुद्वारे दर्शन के बाहर निकले तो बारिश शुरू हो गई। अच्छा, तो आप लग रहा है थोड़ी राहत मिलेगी जितनी गर्मी हो रही थी? गर्मी तो ज्यादा राहत मिल गई। हाँ, मौसम ठंडा हो गया थोड़ा, तो मौसम ठंडा हो गया। और जब घर से निकले थे तो इस तरीके का मौसम नहीं था, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन इसी तरीके से बारिश रह सकती है, जो तापमान में गिरावट भी करा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन चंद्रा के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।
उधर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी मॉनसून जमकर बरस रहा है। वहां भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। गांवों को शहरों से जोड़ने वाले रास्तों में पानी भर चुका है। कच्चे रास्ते पानी में बह चुके हैं। यही नहीं, नदी पर बने पुल के ऊपर से भी पानी बहना शुरू हो चुका है। तो ये कोल्हापुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पुल के ऊपर भी अब पानी ही पानी नजर आ रहा है। आलम यह है कि लोगों को अब ये रास्ता पार करने के लिए काफ़ी सोचना पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही उनकी जान को जोखिम में डाल सकते हैं। इस बात का एहसास भी आसपास के लोगों में है। लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज कई जगहों पर दिख रहा है, जिसकी वजह से अब लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर पुल का कुछ हिस्सा टूटकर पानी के साथ बह गया। कई जगहों पर सड़कें जो हैं वो पानी के साथ बहती नजर आई टूटकर। तो स्थिति कुछ ऐसी है, लगातार बारिश की वजह से जल भराव होता जा रहा है और ये पानी जो है वो अब गांव तक पहुंचने का खतरा भी मंडराता जा रहा है। अब उत्तराखंड की तस्वीर भी आपको दिखा दें। उत्तराखंड के चंपात से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर आई। वहां बारिश के बाद सड़क पर बड़ी तादाद में मलबा जम गया। इस दौरान वहां से गुजरने वाला एक ट्रक उस मलबे की चपेट में आ गया, जो पूरी तरह से करीब 3 से 4 फीट तक मलबे में धंसा नजर आया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने ट्रक में मौजूद लोगों को निकाला और इसके बाद एक मशीन की मदद से ट्रक को बाहर निकालने की कोशिश की गई।